आज की वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सीएमए फाउंडेशन में सबसे बड़ा चैप्टर है लॉ में और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर। तो सबसे पहले इसका इंट्रो पढ़ेंगे हम। तो द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स इज कंटेन्ड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये बोल रहा है कि जितने भी लॉज हैं जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हैं वो सब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में है। The Indian Contract Act came into force on 1st September 1872. This act is applicable to the whole of India. तो ये 1 सितंबर 1872 से फोर्स में लिया गया, यूज में लिया गया और दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। ये पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होता है। Now definition of a contract। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की ही बात होती है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये तो हमको पता होना ही चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो देखिए पढ़ते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज H of the act defines the term contract as an agreement between two or more parties enforceable by law। तो सेक्शन 2 के क्लॉज H में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 के क्लॉज H में कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी गई है और उसमें क्या बताया, एन अग्रीमेंट। अग्रीमेंट क्या होता है उसकी डेफिनेशन भी अपन आगे पढ़ेंगे, पर थोड़ा तो अग्रीमेंट का पता ही होगा। बिटवीन टू और मोर पार्टीज, दो से ज़्यादा पार्टीज के बीच में कोई अग्रीमेंट होता है जो एनफोर्सिबल बाय लॉ है, मतलब लॉ के द्वारा एक्सेप्टेड है, तो उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो डेफिनेशन और लोगों ने भी दी है कॉन्ट्रैक्ट की। वो लोग ने दी है एवरी अग्रीमेंट एंड प्रॉमिस एनफोर्सिबल एट लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो एवरी अग्रीमेंट और प्रॉमिस एनफोर्सिबल एट लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर अपन इस चैप्टर में अग्रीमेंट की भी डेफिनेशन पढ़ेंगे आगे और प्रॉमिस की भी डेफिनेशन पढ़ेंगे। Settlement contract is an agreement creating and defining obligations between the parties। तो contract एक agreement होता है जो दो parties के बीच में obligations define करता है। obligations यानी दोनों की responsibilities define करता है कि उनको क्या करना है उस contract के हिसाब से। Definition of agreement। Agreement has been defined in the section 2 clause E as every promise and every set of promises forming consideration for each other। हर वो promise और हर वो set of promise में क्या आ जाता है, एक से ज्यादा promise। तो forming consideration for each other, consideration क्या होता है, something in return। ये हम इसके बारे में आगे चलकर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, बट फिर भी अपन को भी समझना चाहिए कि consideration क्या होता है, something in return, मतलब जो भी वो ऑफर अपन को बोल रहा है करने के, मतलब ऑफर दे रहा है वो जो भी चीज में, तो उस ऑफर में वो कुछ अपन को करने के लिए बोलता है। जैसे एक्स ने वाई को कुछ ऑफर दिया और उस ऑफर में उसने एक पर्टिकुलर एक्ट करने के लिए उसको बोला, तो वो एक्ट क्या हो गया, कंसीडरेशन हो गया। इसके बारे में भी अपन को इतना ही समझना है, आगे अपन और समझेंगे इसके बारे में। अब हम प्रॉमिस की डेफिनेशन पढ़ेंगे। So when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted and the proposal when accepted becomes a promise। तो जिस भी पर्सन को ऑफर मिलता है अगर वो अपनी एसेंट दे देता है, एसेंट देता है यानी हाँ बोल देता है उस चीज के लिए, उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। कहने का मतलब है अगर मैंने किसी को कुछ करने के लिए कहा, मतलब ऑफर दिया, उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसने सिग्निफाई कर दिया, उसने सिग्निफाई यानी इंडिकेट कर दिया या बता दिया मुझे कि हाँ वो ये करेगा, तो उसको क्या कहते हैं, मतलब उसने एसेंट दे दी। द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, तो उसको क्या बोलेंगे अपन कि वो एक्सेप्ट हो गया है प्रपोजल। और जब एक प्रपोजल, व्हेन अ प्रपोजल एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, तो जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रॉमिस बोलते हैं। तो पूरी अच्छी सी डेफिनेशन पढ़ना वापस। When the person to whom the proposal is made signifies his assent, जब वो अपनी assent दे देता है यानी हाँ बोल देता है, the proposal is said to be accepted, तब वो accepted माना जाता है, and a proposal when accepted becomes a promise, और जब वो accepted हो जाता है, जब वो accept हो जाता है तब उसे promise कहते हैं, मतलब वो promise कहलाता है।
तो यहाँ पे एक नोट दे रखा है, when we say that an accepted proposal offer creating legal relationship or enforceable by law is a contract in ordinary sense, it raises another point, how a person will accept an offer proposal. Answer, when he consented to it, or in other words, there must be consensus ad idem, meetings of mind of both the parties to the contract. तो जब भी हम कहते हैं कि प्रपोजल ऑफर लीगल रिलेशनशिप या इन्फोर्सिबल बाय लॉ होना चाहिए, तो वो क्या है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है जब दोनों पार्टीज, कॉन्ट्रैक्ट की दोनों पार्टीज का वो जो भी समझ रही है, मीटिंग ऑफ माइंड्स, कॉन्सेंसस एड इडम का मतलब क्या है? मीटिंग ऑफ माइंड्स ऑफ बोथ द पार्टीज, मतलब वो सब दोनों एक ही सेंस में समझ रही है ना। मतलब जैसे एक बुक में एग्जाम्पल दे रखा है कि एक ए है जिसके पास 2 कार्स हैं, तो उसने बी को बोला कि मेरी ये मारुति वाली ले जा, मतलब उसने मारुति को बेचने के लिए कहा बी को, पर बी ने समझा कि वो दूसरी वाली बेच रहा है, तो दोनों के यहाँ पे मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है। यहाँ पे दोनों ने एक मतलब बी ने कुछ और ही समझा और ए ने कुछ और ही समझा, तो ये बात यहाँ पे है, कही गई है। तो अब हम आ जाते हैं लास्ट वाली चीज पर। यहाँ पे दे रखा है अग्रीमेंट क्या है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो अग्रीमेंट क्या होता है? ऑफर, यानी ऑफर दिया अपन को किसी ने और अपन ने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो क्या बन गया? अग्रीमेंट। तो ये अपन को अच्छे से ध्यान रखना है। और कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अग्रीमेंट, ये ऊपर वाला, मतलब अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, मतलब अग्रीमेंट होना चाहिए पर वो एनफोर्सिबल भी होना चाहिए लॉ के द्वारा। तो इसका मतलब एक और बन गया ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। तो ये अपन को अच्छे से ध्यान रखना है। अग्रीमेंट क्या है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।